हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रल इक्वेशंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है और करने में इजी भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन से शुरू करेंगे। जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी तरह से इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं, एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंटीग्रल ऑफ एन अननोन फंक्शन। कि उस इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए एक अननोन फंक्शन का। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रल इक्वेशंस। तो एग्जांपल ले लें इस पे, तो लिमिट आप इसमें जो टाइप स्टडी करेंगे हम इंटीग्रल इक्वेशंस में, उसमें इनिशियल पॉइंट गिवन रहेगा ए, आपकी जो अपर लिमिट है यहाँ पे, जो इनिशियल लिमिट या अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो आपको गिवन रहेगी इसमें, और ये जो है अपर लिमिट वो आपकी वेरी भी कर सकती है, कोई वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकती है या कांस्टेंट में भी हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेशन है वहाँ पे एक अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन आना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में y का, जिसके बारे में हमें नाउन नहीं है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट किया करेंगे जो y की वैल्यू होगी, तो वो हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस में। इसी की बजाय अगर हम 0 से 1 t dt इज इक्वल टू समथिंग c दे दिया जाए, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लोगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी, न कि y के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसके अंदर एक अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, और जो लिमिट्स हैं वो आपकी a से b भी आ सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a से b भी हो सकता है, yt यहाँ पे t भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। बस एक अननोन फंक्शन का प्रेजेंट होना आपका इंटीग्रेशन के अंडर वो ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो जनरल फॉर्म होती है हमारी इंटीग्रल इक्वेशंस की, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट या गेट में, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप होती है, जनरल टाइप वो कर लेते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो वो बेसिकली दो तरीके से करते हैं, अल्फ़ा एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लेमडा। एक में तो इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट जो आपको गिवन रहेगा डोमेन का, यानी कि आपको लोअर लिमिट पता होगी, यहाँ पे एक बार वेरी करेगी आपकी लिमिट, और एक फंक्शन होगा यहाँ पे x और t का, उसके साथ yt की मल्टीप्लाई हो रही होगी, जो इंटीग्रल इक्वेशंस का अननोन फंक्शन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अल्फ़ा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। अब दोनों की दोनों जो लिमिट्स है वो आपकी कांस्टेंट, और के एक्स टी वाई टी डी टी। तो बेसिकली दो फॉर्म आपको देखने में मिलती है कि एक में इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट सेम है दोनों में, ठीक है, वो अलग भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक में दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट आ रही है, इसमें अपर लिमिट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, अगर आपकी अपर लिमिट वेरी करे तो ऐसी इक्वेशंस को हम नेम कर देते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। और जहाँ पे दोनों की दोनों लिमिट्स आपको कांस्टेंट दिखाई दे तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है, जो इंटीग्रेशन के बेस से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन दोनों के बीच में कि कौन सी इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी और कौन सी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी। अब यहाँ पे इस जनरल फॉर्म के अंदर देखो तो अल्फ़ा एक्स एफ ऑफ एक्स लेमडा के एक्स टी, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली, कि इनका मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बेसिस पे हम इंटीग्रल इक्वेशंस को नेमिंग करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम
अल्फ़ा के बेसिस पे कर सकते हैं कि अगर आपका अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0 कि अल्फ़ा एक्स आपका 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी आपको डोमेन गिवन रहेगी, यानी कि अल्फ़ा एक्स आपका 0 है। तो अगर अल्फ़ा एक्स को 0 कर दिया जाए तो जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन दिखेगी वो आपको एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, इस फॉर्म में आपको इंटीग्रल इक्वेशन नज़र आएगी। अगर आप फ्रेडहोम ले रहे हो तो यहाँ पे लिमिट जो है वो ए टू बी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस पूरी इक्वेशंस के अंदर यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो दोनों साइड वाई टी आ रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर भी और इंटीग्रेशन के बाहर भी अकेला, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर वाई टी है जो अननोन फंक्शन है वो केवल एक बार आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की नज़र आए, या आप ये बोल रहे हो कि अल्फ़ा एक्स 0 ही हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम नेमिंग करते हैं फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड, और जो इंटीग्रल इक्वेशन की जो लिमिट है वो आपको डिसाइड कर देगी कि वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है, ठीक है। फिर सेकंड इसमें हम कर सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एक्स इज़ नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो भी किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसमें हम क्या बोलेंगे इस इंटीग्रल इक्वेशन को, अगर अल्फ़ा एक्स आपका नॉन जीरो है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे फंक्शन आपको एक्स का या कांस्टेंट कुछ भी दिया मिले, तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशंस में क्या होगा, ये जो वाई एक्स है ये इस साइड भी रहेगा अननोन फंक्शन और इंटीग्रेशन के अंदर भी आएगा, यानी कि दो बार इस इक्वेशन के अंदर आपको अननोन फंक्शन दिखेगा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम नेमिंग करते हैं सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा हमने फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन और सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन स्टडी कर ली। थर्ड जो इसकी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा कि इफ़ अल्फ़ा, तीसरा केस ये रहता है कि यहाँ पे ये 0 हो रहा था ओवरऑल, यहाँ पे ये ओवरऑल नॉन जीरो हो रहा था, लेकिन कुछ अल्फ़ा एक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए आपका अल्फ़ा एक्स जो है वो क्या हो, 0 हो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, कि कुछ पॉइंट्स के लिए वो 0 हो रहा हो, कुछ के लिए नॉन जीरो हो रहा हो। तो ऐसा केस आपको नज़र आए कहीं भी, इनके अलावा, दोनों के अलावा कोई तीसरा केस आए, तो उसको हम नेमिंग कर देते हैं थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा आप इन तीन तरह से नेमिंग कर सकते हो एक इंटीग्रल इक्वेशंस की, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब मेथड करेंगे तो वहाँ पे हम फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट काइंड है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारा अल्फ़ा के बेस पे नेमिंग हो गई। सेम प्रोसेस आप अल्फ़ा एक्स के लिए कर सकते हो कि यहाँ पे जो एफ एक्स नज़र आ रहा है आपको इक्वेशन के अंदर, एफ एक्स जो दिख रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एफ एक्स अगर आपका एफ एक्स 0 हो जाए, यानी कि जो एफ है वो आइडेंटिकली 0 हो जाए, तो ऐसी केस में इन इक्वेशंस को, जो भी वोल्टेरा है या फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, इनको हम नेमिंग करते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा है, फ्रेडहोम है, तो होमोजीनियस नाम उनके आगे लग जाता है। सेकंड, अगर आपको फंक्शन नज़र आ रहा है एक्स का कहीं इस फॉर्म में नॉट इक्वल टू 0 है, यानी एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, तो ऐसी इक्वेशन को हम नेमिंग करेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये दो टाइप्स आपकी एफ एक्स के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे दो टर्म्स और आ रही हैं, एक तो लेमडा और के एक्स टी, ठीक है, कि जो फंक्शन है आपका वाई टी के साथ लगा हुआ है, एक्स और टी का 2 वेरिएबल का फंक्शन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है और लेमडा की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो लेमडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लेमडा क्या होगा। तो लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और वो भी कौन सा, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि अगर लेमडा 0 हुआ तो ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा, ये वाली टर्म आपकी अब्सेंट हो जाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी नहीं वो, ठीक है, क्योंकि उस केस में अल्फ़ा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रह जाएगा, यानी कि उस इक्वेशन से
इंटीग्रल रिमूव हो जाएगा अगर आपका लेमडा 0 हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, जब हम इंटीग्रल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी कि जीरो सॉल्यूशन तो उसके पास होता ही है। वैसे ही हम यहाँ पे भी होमोजीनियस केस जब डिस्कस करेंगे, वोल्टेरा या फ्रेडहोम वो देखेंगे कि किस केस में हम आइगन वैल्यू के लिए बात करते हैं। तो हम लेमडा को नेमिंग करेंगे आइगन वैल्यू नाम से, ठीक है। लेमडा आपका आइगन वैल्यू रहेगा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन में था उसी तरह से है कि ऐसी वैल्यू लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू कब बोलेंगे लेमडा को हम, लेमडा इज आइगन वैल्यू इफ़ वाई नॉन जीरो एक्स आपको प्रेजेंट हो, यानी कि जिन वैल्यू के लिए, जिन लेमडा की वैल्यूज़ के लिए आपका इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आए वो नॉन जीरो मिल जाए, तब आप उस लेमडा को क्या बोल देते हो, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आगे हम जब इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं वहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है के एक्स टी, जो आपका एक्स और टी का टू वेरिएबल्स का फंक्शन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है बेसिकली कर्नल, ठीक है। कर्नल होता है ये कैसा कर्नल इसकी प्रॉपर्टी होती है टू वेरिएबल फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होता है एक्स टप्पल में भी और टी में भी, यानी एक्स और टी दोनों के अंदर आपको ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्लस बाउंडेड, बाउंडेड भी आपका होना चाहिए। अगर ये बाउंडेड नहीं होता, यानी किसी न किसी लिमिट के ऊपर, लोअर लिमिट या अपर लिमिट पे के एक्स टी की वैल्यू अगर आपकी इनफाइनाइट आ जाती है, डज नॉट डिफाइन आ जाती है, तो उस केस में हम उसको नॉन सिंगुलर कर्नल भी बोल देते हैं, नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कर्नल बेसिकली क्या होता है, टू वेरिएबल फंक्शन होता है जो कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड होना चाहिए। फिर है हमारी के एक्स टी, जो आपका कर्नल है उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि आपको अगर के एक्स टी है तो उसकी फॉर्म अलग अलग नज़र आएंगी और उसकी जो टाइप्स होंगी उसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाते हैं जब आइगन वैल्यू का कंसेप्ट आएगा। तो टाइप्स ऑफ के एक्स टी में क्या होता है, फर्स्ट टाइप आपकी होती है सेपरेबल कर्नल, फर्स्ट टाइप आपकी रहेगी सेपरेबल कर्नल की। तो के एक्स टी यानी ऐसा फंक्शन आपका एक्स टू टी का टू वेरिएबल के अंदर जिसको आपका फाइनाइट लीनियर सम में रिप्रेजेंट कर पाओ, जिसको आप फाइनाइट सम में, और वो सम कैसा होना चाहिए, ये फंक्शन है एक्स और टी का, अगर आप इसको लीनियर सम में कन्वर्ट कर दो ऐसे फंक्शंस की प्रोडक्ट में जो एक तो अकेला आपका फंक्शन ऑफ एक्स ओनली हो और एक आपका फंक्शन ऑफ टी हो, ऐसे फंक्शंस की प्रोडक्ट में तोड़ दो और उनका जो सम है वो लीनियर फाइनाइट आए, तो ऐसे कर्नल को, यानी ऐसे एक फंक्शन ऑफ एक्स और टी को हम क्या बोल देते हैं, सेपरेबल कर्नल। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो आप e की पावर एक्स टी, ये फंक्शन है एक्स और टी का, कर्नल आपको ये दिया जाए के एक्स टी दे दिया जाए, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो e की पावर x इंटू ई की पावर टी। तो ये आपका क्या आ गया, फाई ऑफ x अकेला, और इसको आप फाई टू नाम दे दो ये t। तो हमने इस फंक्शन को, यानी अगर कर्नल ये लिया हुआ है तो इसको हमने एक ऐसे फंक्शन की प्रोडक्ट में लिख दिया जो एक अकेला आपका x का फंक्शन है, एक अकेला आपका t का फंक्शन है, ठीक है। तो ये होता है कर्नल, सेपरेबल कर्नल किसे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप हमारी रहेगी सिमेट्रिक कर्नल की। सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, तो ऐसा फंक्शन के एक्स टी टू वेरिएबल के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक कर्नल। अगर आप x और t को रिप्लेस कर दो तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, tx कर दो तो भी दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, कोई चेंज उनके अंदर नहीं आना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि e की पावर x प्लस टी है, e की पावर t इंटू ई की पावर x लिख सकते हो, चाहे आप इसको रिप्लेस कर दो e की पावर x इंटू ई की पावर t भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक कर्नल की टाइप होगी। सेम आप साइन x प्लस टी भी कर सकते हो,
साइन एक्स प्लस टी सेपरेबल कर्नल भी है और साथ में सिमेट्रिक भी आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका थर्ड जो है, थर्ड टाइप रहेगी वो आपकी रहेगी स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, इसमें क्या होगा कि ऐसा फंक्शन के एक्स टी, अगर एक्स और टी को आपस में रिप्लेस करते हो तो माइनस का चेंज आ जाता है, कि माइनस ऑफ जो टी एक्स होगा आपका, एक्स और टी को आपस में रिप्लेस कर देते हो तो वो ओरिजिनल का माइनस होके बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कर्नल को हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मेनली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेबल कर्नल का। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सेपरेबल कर्नल किस तरह का होता है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो ये फंक्शन सम ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। इनफाइनाइट सम नहीं अलाउड यहाँ पे, ठीक है, ये जस्ट फाइनाइट सम ही होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करेंगे यहीं पे सेपरेबल कर्नल में कि सम फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे पता चलेगा, जैसे कि e की पावर एक्स टी है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आप इसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे इन दी फॉर्म ऑफ ओनली एफ, एक फंक्शन एक्स का है और एक ओनली फंक्शन ऑफ टी का है, क्योंकि जब आप इसकी एक्सपेंशन लिखने चलोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स टी का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर इसको ओपन करके आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सम में तो लिखा जा रहा है ओनली फंक्शन ऑफ एक्स ओनली फंक्शन ऑफ टी, सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि हमने वहाँ पे बोला कि सेपरेबल कर्नल तभी हो सकता है जब वो सम क्या है आपका फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया कि इनफाइनाइट वाला केस भी हो गया, फाइनाइट वाला केस भी हो गया। फाइनाइट में इसको सेपरेबल बोल देते हैं, इसको सेपरेबल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन से कुछ बेसिक्स थे जिनके बारे में आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं।